हेलो एवरीवन, टॉपर्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी कुछ भी समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जैसे कि कुछ दिन जब हो जाएगा, कुछ और टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो पीछे का सब कुछ भूलने लगेंगे। तो उससे आपको क्या करना है कि हर चीज़ का आपको नोट्स बनाना है, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको लिखना है अच्छे से, कि बाद में अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, जिससे कि आपका बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। तो ये जो हमारा कोर्स का जो सीरीज़ है ये बोर्ड ओरिएंटेड होगा, मतलब जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो मेनली बोर्ड को ही फोकस करके पढ़ाया जाएगा। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स लेना है, और दूसरा जिस बोर्ड के भी आप हैं उस बोर्ड का क्वेश्चन बैंक लेना है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हो या तो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं या डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उससे आ जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स बनाना मस्ट है, ठीक है। तो डिस्कस हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम कराएंगे, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है वो सबका ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मॉडल पेपर भी करेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं वो सिलेबस होने का ख़त्म होने के बाद करेंगे, और साथ साथ हम लोग सिलेबस के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये कुछ बच्चों को टफ लगता है थोड़ा, और बहुत बच्चों को काफ़ी इजी लगता है। और इजी किन लोगों को लगता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि 11th का कुछ चीज़ जब यूज होता है तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको याद रहता है, और कुछ बच्चे को याद नहीं रहता है। तो जिनको याद नहीं रहता है उनको टफ लगने लगता है, और जिनको याद रहता है वो इजीली से ग्रैप्स कर पाते हैं। तो देखिए, तो और कुछ टीचर्स भी होते हैं उनको भी पढ़ाने का अच्छा सा तरीका नहीं पता है। अब सारे बच्चों को तो हो नहीं सकता है कि 11th याद हो, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शुरू में 10 से 20 मिनट हम लोग 11th का जो सेट्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो पढ़ेंगे, क्योंकि उसका काफ़ी सारा यूज होता है इस चैप्टर में। तो हम लोग सेट्स पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 10 से 20 मिनट बस यूज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, पहले सेट्स हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 10 से 20 मिनट, देन हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिंबल्स देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल्स को क्या बोलते हैं, बिकॉज जब सिंबल्स यूज होते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन से सिंबल्स किस लिए यूज हो रहे हैं तो दिक्कत होने लगता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा सिंबल से बस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे सिंबल्स को, जो कर्ली ब्रेसेड है ऐसे, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। सेट आपने अगर 11th में पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा कि इसको सेट बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप साथ में ही देखिए, सब चीज़ सीख जाइएगा। तो इसको हम लोग सेट बोलते हैं। और ऐसे ये ई टाइप का आप जो सिंबल देख रहे हैं, ये वाला ई टाइप का, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, मतलब उसका एलिमेंट होता है, तो हम लोग उसको इस एलिमेंट सिंबल से दिखाते हैं, दैट इज़ कि ये एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर इसी ई को हम लोग काट दें तो हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब कि अब ये एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सबसेट ऑफ, मतलब कि जब कोई सेट एक होता है और किसी अदर सेट का अगर वो सबसेट होता है तो हम लोग उसको सबसेट ऑफ बोलते हैं, और उसका सिंबल ये होता है। और अगर इसी सिंबल को हम लोग क्रॉस कर दे, ऐसे कट कर दे, तो इसको बोलते हैं नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है। अब देखिए इस सिंबल से अगर हम लोग नीचे वाला लाइन हटा देना तो उसमें प्रॉपर आ जाता है, दैट इज़ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर इसको हम लोग कट कर दे तो क्या होगा, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर ऐसे उल्टा करके लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट, और नीचे वाला लाइन हट जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर सुपर सेट, ठीक है। सिंबल है, बस जैसे यूज होगा आगे ना, जैसे जब जब जिस चीज़ का यूज आएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये कौन सा चीज़ है, बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये फाई है या फिर ये एम्प्टी है, मतलब ये सेट का सिंबल है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्यों, देखिए ये सिंबल जो है वो सेट का है पर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो क्या है, एम्प्टी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसको हम लोग एक और फाई से भी डिनोट करते हैं। देखिए अगर म्यू लिखा रहे या फिर यू लिखा रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, जैसे कि ये एम्प्टी है, और यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको। देखिए ऐसे अगर दो बिंदु ऐसे दिया हुआ हो या फिर एक लाइन ऐसे वर्टिकल में खींचा हुआ तो हम लोग इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं इसको। और अगर ऐसे भी लिखा हुआ हो और बीच से क्रॉस कर दिया गया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। और देखिए अगर उल्टा भी करके ऐसे लिख दिया जाए, उल्टा भी करके, तो इसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, देखिए ऐसे, इसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन,
ठीक है। तो ये सिंबल्स था। अब हम लोग थोड़ा सा सेट देख लेते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा सेट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेट का डिफिनीशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं, इवन कुछ कुछ बुक्स में भी सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखा होता है, पर वो स्टेटमेंट गलत है। पूरा सही स्टेटमेंट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको इस चीज़ को याद रखना है, वेल डिफाइंड। बिकॉज आप जब आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सेट का कुछ कंडीशन होता है और जब तक वो फॉलो ना करे उसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा इसका स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट है योर फेवरेट फ़ोन। आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है? तो देखिए इसमें आपका जो आंसर है वो सबका अलग अलग आएगा। जैसे मेरा हो सकता है आईफोन 12 हो, आपका जो फेवरेट हो सकता है आईफोन 11 हो, किसी और का सैमसंग गैलेक्सी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, सबका आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं सबका। ठीक है, किसी का आईफोन 12 है, किसी का आईफोन 11 हो सकता है, किसी का सैमसंग गैलेक्सी हो सकता है। ठीक है, तो सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो जब आंसर सबके अलग अलग आने लगे तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलते हैं, मतलब कि ये सेट नहीं है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है योर फेवरेट क्रिकेटर। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? तो देखिए मेरा जो फेवरेट है वो MS धोनी है। ठीक है, आपका हो सकता है विराट कोहली हो। ठीक है, किसी और का हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो। तो इसमें भी क्या हो रहे हैं, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो जब आंसर्स अलग अलग आने लगे तो वो क्या होंगे, सेट्स नहीं होंगे। तो ये भी सेट नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के सेट क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। तो देखिए इसको आप दुनिया में किसी भी कोने में जाइएगा ना और वहाँ पे पूछिएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सबका आंसर सेम ही आएगा, 1 2 और ऐसे चलते जाएगा 1 2 3 4। तो सब इस केस में सबका आंसर सेम होगा। आप चाहे किसी से भी पूछिएगा तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा कि 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेट होगा। तो देखिए एग्जाम्पल देख के आप समझिए डिफिनेशन क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। वेल डिफाइन होना चाहिए। और ये एग्जांपल देखिए कि जब आंसर चेंज हो रहा है ना, हर केस के अलग अलग हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो सेट नहीं होगा। जब सबके केस में क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, सबके लिए सेम है, सबके लिए 1 2 3 4 ऐसे ही चलते जाएगा, तो सबके लिए वही होगा। जब आंसर चेंज होने लगे, मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और हो जाएगा, किसी और के लिए कुछ और हो जाएगा, जब ऐसा हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेट के ऊपर कौन से ऑपरेशंस होते हैं। देखिए अभी आप लिख लीजिए इसको कौन कौन से होते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको डिफाइन करेंगे, सबको देखेंगे एग्जांपल के साथ। तो पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। ठीक है, दो सेट का यूनियन करते हैं। दूसरा होता है इंटरसेक्शन, और तीसरा होता है डिफरेंस। ठीक है, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग का मेन यूज जो होता है वो 5th नंबर का ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का। बट ये सब भी हमको थोड़ा सा आना चाहिए, जिससे कि अगर यूज हो तो हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तब हम लोग समझते हैं पहले कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यू यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। तो हम लेते हैं 1 2 3 ऐसे करते करते 10 तक। तो हमारे लिए अभी जो वर्ल्ड है इस सेट के हिसाब से वो कहाँ से, 1 to 10 ही हमारा वर्ल्ड है, इससे आगे हमारा वर्ल्ड नहीं है। और एक सेट हम ले रहे हैं ए, जिसमें है 1 2 3 4 एंड 5। एक और सेट ले रहे हैं बी, जिसमें आपका एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10।
ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। तो अब पहला हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यूनियन फाइंड आउट करते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों सेट को एलिमेंट को मिला दीजिए, पर जो जो एलिमेंट कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले किसी एक सेट का एलिमेंट को लिख लीजिए और उसके बाद दूसरा एलिमेंट का सेट को कंपेयर कर करके लिखिए, और जो एलिमेंट सेम सेम है उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दो तरीका है, या तो दोनों को एलिमेंट को उठाइए और लिखते चले जाइए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एलिमेंट डबल नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 2 और इसमें भी क्या है 2 है, तो ये 2 बार नहीं लिखना है। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो पहला सेट का एलिमेंट हम पूरा लिख दिए। अब दूसरा सेट को देख देख के लिखेंगे कि सेम नहीं होना चाहिए। तो 2 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 4 है, नहीं लिखेंगे। 6 नहीं है, लिख देंगे। 8 नहीं है, लिख देंगे। 10 नहीं है, लिख देंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। एक सेट का पूरा एलिमेंट लिख दीजिए और दूसरा सेट से कंपेयर कर करके लिखिए। जो जो सेम है उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो ये हमारा यूनियन हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ए, और ऐसे यू जो है वो उलट जाता है। ठीक है, और इसमें यूनियन में क्या था, ए और ऐसे यू का सिंबल देते हैं और बी रहता है। ठीक है, यहाँ पे ए और ये पलट जाएगा। इसमें होता है कि दोनों सेट में से जो जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही लिखिए। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 है और 4 है, तो लिखेंगे 2 एंड 4। तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट हो गए। तो ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। अब थर्ड देखते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या होगा, ए माइनस बी, ये हमारा डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि ए का वो एलिमेंट लिखिए जो बी में प्रेजेंट नहीं हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि ए और बी में जो जो कॉमन है उनको हटा दीजिए। जैसे 2 कॉमन है, हटा दिए। 4 कॉमन है, हटा दिए, और ए का एलिमेंट जो बच गया वो लिख दीजिए। तो ए में कौन कौन सा बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया एंड 5 बच गया। समझ रहे हैं आप। देखिए पहला है तो 2 तरीका है, हम लोग ये कर सकते हैं कि ए का वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं हो। तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, बाकी 2 और 4 है तो उसको नहीं लिखेंगे। या फिर दूसरा तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए का जो भी एलिमेंट कॉमन है बी में उसको हटा दीजिए। तो कट कर दिया, हट गया वो, और जो एलिमेंट बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा ए माइनस बी। हम लोग फिर एक बार बी माइनस ए भी निकाल के देखते हैं। तो बी माइनस ए में क्या करेंगे, बी में जो जो एलिमेंट कॉमन है, बी में जो जो एलिमेंट कॉमन है उनको हटाइए। तो कौन कौन से कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, उनको हटा दिए, और जो बच गया वही क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। क्या बच गया, 6 8 एंड 10। तो ये हमारा बी माइनस ए हो गया। तो समझ गए ना डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं। सिंपली दोनों का एलिमेंट को क्या कीजिए, एक साथ करके लिख दीजिए। बस जो एलिमेंट सेम है उनको एक ही बार लिखना है, डबल डबल नहीं लिखना है। इंटरसेक्शन, दोनों में जो जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको क्या कीजिए, लिखिए। डिफरेंस क्या होता है कि दोनों एलिमेंट में जो कॉमन है वो ए से हटाइए और ए का एलिमेंट लिख दीजिए। अगर बी माइनस से निकालना है तो बी से कॉमन एलिमेंट हटाइए और बी का एलिमेंट लिख दीजिए। देखिए जो पहले लिखा रहता है ना उसी पे हम लोग उसी का बात करते हैं, बाद वाले का बात नहीं करते हैं। हमको एलिमेंट किसका लिखना है, जो पहले लिखा हुआ है। पहला नंबर पे जो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसका एलिमेंट लिखना है। लेकिन कौन सा हटाना है, जो ए के साथ क्या है, जो बाद वाले के साथ कॉमन है। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फोर्थ नंबर, कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हम लोग ऐसे देते हैं, ए डैश या फिर ए बार। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए पहले। जैसे ए में कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे, 1 2 3 4 5, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं हो। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 to 5, और इसमें कितने प्रेजेंट नहीं है, तो 6 to 10 एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं हो वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितने हुए, 6 7 8 9 एंड 10। समझ रहे हैं ना। अब बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकाल के दिखाते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो देखिए बी में क्या था, बी में देखिए बी में है 2 4 6 8 एंड 10। इसमें क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है,
5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। तो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो कौन से हो गया, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमारे बी कॉम्प्लीमेंट हो गए। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं हो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जो भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं हो वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को यहीं यूज करना है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको आप लोग क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं 5th नंबर की, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि एक सेट दिया हुआ ए, इसमें है 1, 2 एंड 3। एक और सेट दिया हुआ है बी और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एंड 5। अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका सिंबल होता है ए क्रॉस बी। और उसको निकालते कैसे हैं, तो जो पहला सेट है उसका पहला एलिमेंट लेंगे और जो दूसरा सेट है उसका दूसरा एलिमेंट, और सबका पेयर बना के लिखेंगे। जैसे हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ, तो कितना हो गया, 1, 4। फिर 1 का बनेगा 5 के साथ, तो 1, 5। अब 2 का बनेगा 4 के साथ, 2 का बनेगा 5 के साथ, तो कितना हो गया, 2, 4, 2, 5। देन अब 3 का बनेगा तो कितना होगा, 3, 4। उसके बाद 3, 5। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए अब हम लोग ए क्रॉस बी निकाले, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो जो पहला सेट होता है उसका उसी का एलिमेंट लेते हैं पहले, और जो दूसरा सेट होता है उसका एलिमेंट बाद में। जैसे ये जो एक पेयर बना है, इसका पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और इसका दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। जैसे कि बी क्रॉस ए निकाल के देखते हैं हम लोग, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से, और दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। तो इसका पहला एलिमेंट लेंगे 4 और इसका 1, फिर 4, 2, 4, 3। अब 4 ख़त्म हो गया, 4 का सबके साथ पेयर बन गया। अब 5 का बनाएंगे, तो 5, 1, 5, 2, 5, 3। ठीक है, तो समझ गए ना कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं और बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। और देखिए ये जो पेयर बना है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर में है। जैसे बी क्रॉस ए निकाले हैं तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा। और अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और इसका सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर होता है। और कभी भी एक जो ऑर्डर पेयर होता है इसको पॉइंट करके लिखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर वो इक्वल नहीं होता है। जैसे x, y जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा y, x के। जैसे इसी में देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो 5, 3 है वो इक्वल नहीं हो सकता है 3, 5 के, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा और हम लोग चीज़ देखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मतलब किसी सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। तो हम लोग अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए, तो वो कितना होगा, काउंट कर लेंगे, 1 काउंट करेंगे अगर सेट ए में, तो 1, 2, 3, तो कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, तो लिखेंगे 3। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी, तो वो काउंट करेंगे कितने होंगे, 1 एंड 1, 2, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोग काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, तो ये कितने होंगे, ये जो एक पेयर बना ना ये एक एलिमेंट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितने हो गए, 6। और ये आ कैसे रहे हैं, ये आते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बेस सेट बी। आप देख सकते हो इसका कितना है, 3 × 2 यानी कि 6। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या आया हमारा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी। ये हमारा एक फार्मूला आया।
तो ये बताइए, अगर हम लोग बात करें इसकी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में कितना होगा? फिर से उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना होगा? 6 ही होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि दोनों जितने भी एलिमेंट हो क्या होंगे? एक दूसरे का पेयर बनेंगे, तो सबका पेयर क्या होगा? हमेशा इक्वल ही आएगा। तो ये चीज़, ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये एक चीज़ ऑर्डर पेयर भी याद रखना है कि इक्वल नहीं होता है। तो इसमें आप समझे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग रिलेशन पूरा का पूरा डेवलप करेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये ऑर्डर पेयर था, ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ये चीज़, ठीक है। और हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग नंबर ऑफ़ सबसेट्स पढ़ते हैं कि आखिर किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सबसेट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक तरह से हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, देखिए, जैसे ए कोई सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, बस 2 ही एलिमेंट हैं। हम चाह रहे हैं इसका सबसेट निकालना। तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? तो इसका सबसेट एक ये हो सकता है कि इसमें बस क्या हो? एक एलिमेंट हो 1। दूसरा इसमें हो सकता है कि सिर्फ 2 हो। तीसरा क्या हो सकता है? दोनों एलिमेंट हो। और एक चौथा क्या हो सकता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, दैट इज एम्प्टी। मतलब ये चारों केस पॉसिबल है, ठीक है। एक और हम लोग सेट लेते हैं बी, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है। बी में हमारा 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? इसके सबसेट बनेंगे 1, 2, 3। उसके बाद 1, 2 हो सकता है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल है सब के सब हो सकते हैं। 2, 3 हो सकता है, फिर 1, 3 हो सकता है। उसके बाद 1, 2, 3 ये भी उसका सबसेट, ये भी हो सकता है। देन एक एम्प्टी सबसेट, ये भी एक उसका सबसेट हो सकता है, एम्प्टी सेट। तो हम लोग काउंट करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 आए। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गए। तो इससे हमको एक फार्मूला की तरह दिख रहा है। जैसे इसमें कितने थे? 3 एलिमेंट हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 2। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? 3। तो हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि जैसे कि अगर हम 2 के पावर अगर 2 रख दे तो क्या आएगा? 4। वहाँ भी अगर देखें तो 2 के पावर अगर 3 रख दे तो कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब कि हमारा जो नंबर ऑफ़ सबसेट्स है वो कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो हमारे आ रहे हैं वो 2 के पावर n आ रहे हैं, 2 के पावर n आ रहे हैं, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है? n नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट, इन अ सेट। मतलब किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो जितने होते हैं, 2 का पावर अगर उतना रख दे तो उतना नंबर ऑफ़ सबसेट पॉसिबल है। आप यहाँ देख सकते हो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसके कितने सबसेट बने? 4। इसमें कितने एलिमेंट थे? 3। तो इसके कितने सबसेट बने? 8, बिकॉज 2 टू द पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ सबसेट निकालते हैं। अब देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो अभी हम लोग क्या निकाले थे? अभी हम लोग ए क्रॉस बी निकाले थे, ठीक है। ए क्रॉस बी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ए क्रॉस बी हम लोग निकाले थे। अभी कितना आया था? ये आया था 1, 4, 1, 5, ठीक है। हम लोग फिर से निकाल लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जैसे सेट ए है हमारा, कितना है? 1, 2, 3। सेट बी कितना है? 4 और 5, ठीक। तो ए क्रॉस बी हम लोग अगर निकालते हैं तो कितना आता है? 1, 4, 1, 5, ठीक है। 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। इतने ये आते हैं आपके जो भी ए क्रॉस बी हैं। अब ये बताइए कि इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे? 2 टू द पावर 6, यानी कि 64 सबसेट्स पॉसिबल हैं इसके।
अब देखिए इसके सबसेट्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, हम इसको आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमारे जो सेट आए हैं ए क्रॉस बी क्या आया है, ये सब आया है। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, तो एक सबसेट क्या हो सकता है, एक में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ये हो सकता है एक सबसेट। दूसरा में क्या हो सकता है, 2 एलिमेंट हो, 1 4 एंड 1 5, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत सारे हो सकते हैं। एक में हो सकता है कि पूरा का पूरा एलिमेंट हो उसमें, ठीक है। अब 64 है तो सबका सब बना नहीं सकते हम लोग, तो कुछ कुछ बना के बस देखेंगे। एक हो सकता है कि इसमें क्या हो, एम्प्टी हो, दैट इज़ कोई एलिमेंट ही नहीं हो। लेकिन ये जितने सबसेट इसके पॉसिबल हैं, जितने सबसेट, ये टोटल कितने होंगे, 64, यानी 2 to the power 6, ठीक है। क्योंकि इस सेट में ए क्रॉस बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, इसलिए 2 to the power 6 सबसेट पॉसिबल हैं। अब देखिए ये जितने जो सबसेट है ना, इसको ही हम लोग रिलेशन बोलते हैं। जैसे इसको हमने रिलेशन बोल दिया R1, ये हो गया R2, ऐसे ये हो गया R63, R64। तो टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं इसके 64 रिलेशन पॉसिबल हैं। देखिए रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। आगे हम लोग रिलेशन स्टार्ट जब करेंगे, जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पर डिफिनीशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। बट यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर रिलेशन होता क्या है। जैसे ए क्रॉस बी हमने जो सेट निकाला है, ठीक है, तो उसी का इसका जो इतने सबसेट्स होंगे ना, वही सब रिलेशन कहलाएंगे। जैसे ये सब इसके सबसेट्स हैं, तो ये सब इसके क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। तो यही जो भी कोई रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं और क्या डिफिनीशन होता है। ये सब हम लोग शुरू करते हैं, हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन का डिफिनीशन क्या होता है और रिलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए रिलेशन का डिफिनीशन है अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए क्रॉस बी का सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं हम लोग, जैसे कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू n है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 के पावर m इंटू n। वो कैसे हुआ, देखिए m में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ है, m, और सेट बी में n। तो ये बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी कितने हो जाता है, m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ से सबसेट, तो इसका कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 2 to the power mn। जो इसका टोटल एलिमेंट है इसके अंदर वो 2 के पावर में रख देंगे तो उतना नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है। और जितने नंबर ऑफ सबसेट हैं उतना नंबर ऑफ क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू कितना हो गया, 2 to the power m इंटू n। जैसे एग्जांपल में देखिए एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट दिया हुआ है और सेट बी में a और b दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 हैं। तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये सबका पेयर सबके साथ बनते जाएगा, तो कितने एलिमेंट आएंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इक्वल टू 2 to the power 6 होगा, यानी कि 2 to the power m इंटू n होगा। देखिए हम लोग रिलेशन को जब सिंबल से दिखाते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, रिलेशन ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ रिलेशन जा रहा है, ठीक है, या फिर ए से बी की तरफ, या फिर हम लोग लिखते हैं ए टू बी, ठीक है, या फिर हम लोग लिखते हैं ए आर बी। इस तीनों का मतलब सेम ही है, ये तीनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, ए टू बी ऐसे सिंबल के साथ, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए टू बी, या फिर ए आर बी, दैट इज़ कि ए रिलेशन विथ बी, ठीक है। मतलब सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो रिलेशन का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। रिलेशन का डिफिनीशन एकदम सिंपल है, और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो भी एलिमेंट आता है उसका एक सबसेट जो होता है वो रिलेशन होता है। हमने अभी भी देखा था कि ये अभी जो एक सबसेट था उसका कितना सबसेट पॉसिबल था, एक सेट का 64 सबसेट पॉसिबल था। तो जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो हम लोग रिलेशन पे कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट का, सबसेट का या फिर रिलेशन का, वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम लोग और भी बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं इसको आपको नोट्स बनाना है सब, ठीक है, सबका नोट्स बनाइए आप सबको अच्छे से, क्योंकि बाद में ये सब काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी हम एक सेट लिए थे,
जिसमें एलिमेंट था 1, 2 एंड 3, और एक सेट बी लिए थे जिसमें कितना एलिमेंट था, ए और बी, 2 एलिमेंट है। तो हमारा रिलेशन क्या क्या हो सकता है? रिलेशन हमारा बहुत सारा पॉसिबल है। चलिए हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा, 1A 1B 2A 2B 3A देन 3B, ये हमारा ए क्रॉस बी होगा। तो रिलेशन क्या पॉसिबल है? तो इसके जितने भी सबसेट हो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन। तो हम कोई भी एक इसका सबसेट ले ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 1A और 2B 3B, तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है, तो ये भी हमारा एक रिलेशन है। तो हम लोग रिलेशन को ऐसे लिखते हैं आर इक्वल्स, और ये दे दिए मतलब ये रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, उसका सबसेट है। तो एरो डायग्राम यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिए एक ऐसे बनाते हैं गोल, इधर इलिप्स टाइप का, एक इधर बनाते हैं, और इसका हम लोग क्या नाम देते हैं, सेट ए और सेट बी। जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, जो पहला सेट है वहीं यहाँ पे क्या होता है, पहला इधर भी होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 1 2 3, इसमें है ए और बी। देखिए अब हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो इसमें देखेंगे ये हमारा रिलेशन है, इसमें कौन सा कनेक्ट है, 1 से ए के साथ कनेक्ट है, तो हम 1 से ए को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। देन 2 जो है वो बी के साथ कनेक्ट है, तो 2 को बी के साथ कनेक्ट करेंगे। देन 3 किसके साथ कनेक्ट है, ये भी बी के साथ कनेक्ट है, तो 3 को भी क्या करेंगे, बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं एरो जो रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर एरो डायग्राम, तो हम लोग ऐसे शो करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस जो रिलेशन आपका सबसेट है उसको क्या कीजिए, पहला वाला जो भी एलिमेंट है उसको पहला ये गोल में बनाइए, दूसरा वाला जो भी एलिमेंट है उसको दूसरा वाला में बनाइए, और जो रिलेशन दिया हुआ उससे सबको क्या करना है, बस कनेक्ट कर देना, एक दूसरे से मैच कर देना, हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कुछ हम लोग टर्म देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ए को हम लोग बोलते हैं, ए जो है ना, ए उसको बोलते हैं ए इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ 1। ए जो है वो 1 का इमेज है, क्योंकि हम लोग 1 से ए को मैच किए हैं, इसका मतलब हम लोग 1 को देखेंगे तो इसका इमेज क्या दिखना चाहिए, ए दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग ए को क्या बोलते हैं, ए इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ 1। और 1 जो है 1 इज़ कॉल्ड प्री इमेज ऑफ ए। तो ये टर्म है, मैथमेटिकल में ये सब कहा जाता है। तो आप ये सब बस याद रखिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का यूज होगा, बाकी कोई इसमें ज़्यादा इशू वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा आगे अब देखते हैं कि जो इसका फॉर्म होता है, हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते थे 11th में, सेट में भी आपने पढ़ा होगा सेट रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि जो रिलेशन रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन कौन से होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। सबके सब चीज़ आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, सब लिखना है आपको। तो देखिए इसमें 2 फॉर्मेट होता है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यही 2 फॉर्म हमको पढ़ना है और यही 2 फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए रिलेशन को हम लोग दिखाते हैं हर एक एलिमेंट के साथ, जैसे 1 1 हो गया, 2 4 हो गया और 3 9 हो गया। तो ऐसे हम लोग मतलब सेट के अंदर मतलब जो भी ब्रैकेट है, जो भी एलिमेंट है, उनको डायरेक्ट हम लोग शो कर देते हैं। बट सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू शो करते हैं और एक कंडीशन दिया हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग स्टेटमेंट लिखें एक्स वाई का पेयर बनेगा, जहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, वेयर जहाँ की एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3। देखिए हम लोग इसी को, यही जो सेट था ना, इसको चेंज करके ऐसे स्टेटमेंट में लिख दिए। कैसे, जैसे ये एक्स का वैल्यू है और ये क्या है, वाई का वैल्यू, यहाँ भी एक्स है वाई है, ये एक्स है वाई है। देखिए वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ भी ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वहाँ यहाँ पर भी क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स को वाई का पेयर बनाइए, जहाँ पर वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर
एंड जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा किससे बिलोंग करना चाहिए, जो हमारा सेट ए होता है उसी से बिलोंग करना चाहिए जो सेट दिया हुआ था। तो ये कंडीशन तो एकदम होना ही चाहिए कि जो दोनों एलिमेंट होगा वो सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर अलग अलग सेट रहेगा सेट ए सेट बी तो बोलेंगे जो एक्स है वो सेट ए से है और जो वाई है वो सेट बी से है। तो कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। और दूसरा कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा जो एलिमेंट है वो कितना है 3 तक ही है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ईजी है। बस आप एक बार समझिए कि इस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। सिंपली हम लोग जो छोटा ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म हो जाता है। दूसरा में हम लोग एक कंडीशन के साथ दिखाते हैं, जैसे एक ब्रैकेट ही यूज करते हैं बट उसके साथ हम लोग कुछ कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के साथ हम लोग उसको चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वहीं आपके एग्जाम में रिलेशंस आएंगे। ठीक है, तो अब रिलेशन बस टाइप्स ऑफ रिलेशन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है और एक क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारा यही आएगा। हर एक एलिमेंट का जो दूसरे सेट का एलिमेंट है उसके साथ पेयर बनता है। तो 1 का पेयर बनेगा 4 और 5 के साथ तो ये दोनों आ जाएगा। 2 का पेयर बनेगा 4 और 5 के साथ तो ये दोनों आएगा। 3 का पेयर बनेगा 4 5 के साथ तो ये दोनों आएगा। तो ये सारे एलिमेंट आ गए। अब देखिए डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेन क्या होते हैं। तो डोमेन जो है ना वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जो ए क्रॉस बी है या फिर कोई भी अगर हमें रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन, तो रिलेशन क्या होगा, इसी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। तो या तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है या फिर रिलेशन दिया हुआ है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो हमारा डोमेन होगा। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, वह इसमें इस केस में तो 1 है, 2 है एंड 3 है। तो इस केस में जो सेट ए है वो सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया, क्योंकि सब का सब इसमें मौजूद है। ठीक है, अब देखिए जो भी जैसे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन सेट में एक ही बार लिखा जाता है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है। तो सिर्फ एक बार ही लिखना है, रिपीट नहीं करना। अब देखिए कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, तो कोडोमेन होता है डायरेक्ट सेट बी, जो सेट बी है हमारा 4 और 5 वही हमारा कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट जो सेट बी है वही हमारा कोडोमेन हो जाता है। लेकिन सेट ए में मतलब कि डोमेन जो है उसमें चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हमारा रिलेशन में सिर्फ यही दिया हुआ होता है, इतना ही दिया हुआ होता है हमारा। ठीक है, सिर्फ अगर हमारा इस बार अगर सिर्फ इतना ही दिया रहता, इससे आगे का ये चीज़ नहीं दिया रहता, तो हमारा डोमेन का सेट क्या होता, डोमेन में सिर्फ 1 रहता और 2 रहता। तो इस केस में डोमेन सिर्फ 1 और 2 रहता। तो डोमेन चेंज हो सकता है बट कोडोमेन चेंज नहीं होगा। कोडोमेन हमेशा वही रहेगा जो सेट बी होगा। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन। ठीक है, तो जो रिलेशन है उसका सेकेंड एलिमेंट, जैसे कि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये भी एक क्या कहलाएगा, रिलेशन ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, खुद अपना एक सबसेट है। इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 to the power 6 यानी कि 64, और 64 में से एक सबसेट ये भी होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर इस केस में निकालें रेंज कितना होगा, तो देखिए रेंज कितना आएगा। तो सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 4 है एंड 5 है, बस यही है, यही दोनों है। अगर हमारा सिर्फ चलिए इस केस में तो हम लोग ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले पाएंगे, तो सिर्फ इस एलिमेंट की बात करते हैं कि अगर इसमें सिर्फ ये वाला एलिमेंट रहता है, सिर्फ 1 4, जैसे एक रिलेशन हम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे समझते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 4 2 4, ये हमारा एक रिलेशन है क्योंकि ये भी क्या है, सबसेट है क्रॉस बी का। तो इसमें अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, अगर हम लोग कोडोमेन में बात करें तो कोडोमेन का क्या होगा, मैंने बोला आपको डायरेक्ट जो भी सेट बी होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन हो जाते हैं। रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। तो सेकंड एलिमेंट इसमें कितना है, सिर्फ 4 है, 4 है, लेकिन एक ही बार लिखा जाता है। तो 4 क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। तो समझ गए होंगे आप, डोमेन कोडोमेन रेंज ये कोई बड़ा बात नहीं है। आप ऑफकोर्स देख कर बता सकते हैं कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं, और कोडोमेन डायरेक्ट सेट बी जो भी सेट बी के एलिमेंट हो सारे के सारे क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देख रहे हैं अब।
देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसे मैथमेटिकली बात करते हैं। जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई रिलेशन है जो सिर्फ कितना में है, सेट ए में है, इसका मतलब कि जो रिलेशन है वो किसका होगा, ए क्रॉस ए का होगा। पहले क्या होता था, दो सेट दिया रहता था तो ए क्रॉस बी का होता था, लेकिन अगर सिर्फ एक ही सेट है मतलब बी की जगह क्या हो जाएगा, वहीं सेट हो जाएगा, मतलब यहीं दोनों सेट का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा और वहीं दोनों सेट से रिलेशन बनेगा। यानी कि जो रिलेशन हो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का ही होगा। या फिर इसको हम लोग एक और क्या तरीका से लिखते हैं, ए आर ए, यानी कि ए रिलेशन विथ ए। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सेट दिया हुआ है ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें। तो ए क्रॉस ए हमारा क्या होगा, ए क्रॉस ए। तो निकालते हैं। देखिए हर एक एलिमेंट का पेयर किसके साथ बनता है, दूसरे के साथ। हम फिर से इसी को लिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमारा किसकी तरह हो गया, लाइक सेट बी की तरह हो गया। तो हम लोग क्या निकालते थे, ए क्रॉस बी। तो अभी ए क्रॉस ए ही निकालेंगे। तो इसका ये जो एलिमेंट है इसका क्या सबके साथ पेयर निकालेंगे। तो सबके साथ निकलेगा कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तो 1 खत्म हो गया। अब 2 के साथ निकालेंगे तो कितना होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 हो गया। अब 3 के साथ करेंगे तो 3 1 3 2 3 3 एंड देन 3 4। अब 4 के साथ करेंगे तो 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये हमारा क्या बना है, ए क्रॉस ए बना। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब इसके कितने सबसेट होंगे तो काउंट कीजिए कितने एलिमेंट हैं। तो इसमें 4 हैं और इसमें 4 है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 16 होंगे, क्योंकि 4 × 4 जो होता है वो ए क्रॉस बी का, या फिर कहेंगे तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट होता है। तो इसमें 60 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट यानी कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो 2 टू द पावर 16, इतने ज़्यादा रिलेशन पॉसिबल है। तो हम लोग तो इसको मैथमेटिकली या मतलब अपने से तो हम लोग शो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ जो इसके होंगे रिलेशन वहीं लेके हम लोग बात करते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी क्या होंगे, इसके कुछ सबसेट्स होंगे। इतना बड़ा तो दे नहीं सकता है कोई इंसान ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को मिलेगा और बस उसी पे हम लोग बात करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग एक और से निकाले। अब पहला हम लोग टाइप देखते हैं, नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, मतलब कि जब कोई रिलेशन एम्प्टी हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उसको और क्या बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं और नल भी बोलते हैं। तो हम लोग जैसे कि एक रिलेशन ऐसे दिया हुआ, ऐसे रिलेशन मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। या फिर हम लोग ऐसे लिखा हुआ है रिलेशन ए बी, जहाँ बी इक्वल टू कितना है, ए प्लस 5 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म में। ऑफ कोर्स ये कंडीशन के साथ है, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ तो सेट बिल्डर फॉर्म है। जब रोस्टर फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, सब स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो कंडीशन से हम लोग को देखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये बताइए, अगर हम लोग इसमें कोई भी ए का एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या वो इसमें कोई भी एलिमेंट मतलब ए का पुट करेंगे तो क्या बी इक्वल्स ए प्लस 5 हो सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे ए इक्वल टू हम लोग 1 पुट किए तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 5 दैट इज 6। तो ये भी किसका है, ये सेट ए का एलिमेंट है। ये किसका है, सेट ए का एलिमेंट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी कितना होना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। पर सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4, और ये कितना आ रहा है बी 6, यानी कि सेट ए का एलिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम लोग अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तब भी ये 6 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका अगर हम लोग निकालेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट क्या होगा, नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। चलिए अब सेकंड सेट देखते हैं, सेकंड टाइप रिलेशन का। वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन पहले नोट कीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। ईच एलिमेंट of set A
इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि ए के जितने एलिमेंट हो क्या होना चाहिए, सेट बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे ये सेट बी होता तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते, ए क्रॉस बी। तो अभी ए है तो क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में सारे के सारे एलिमेंट का क्या हुआ है, पेयर बना हुआ है। तो ये भी यही बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि जो ए क्रॉस बी निकालते हैं या फिर ए क्रॉस ए निकालते हैं वो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब कि सारे जो ए क्रॉस ए के हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया, ए क्रॉस ए हो गया, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी बोल सकते हैं। मतलब सारे के सारे जो भी एलिमेंट है उसमें वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाते हैं। तो इसको हम लोग दूसरा रिलेशन का फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये बताइए कभी भी दो नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी दो नंबर है और ये क्या है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस के अंदर आपको ये चीज़ बता देते हैं, अगर नहीं पता होगा चलिए इसमें बताते हैं। ठीक है, अच्छे से हम लोग देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप मॉडुलस देख लीजिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए मोड क्या होता है, मॉडुलस, इसी को मॉडुलस बोला जाता है। तो जैसे -5 का अगर मॉडुलस करेंगे तो आएगा 5, अगर 5 का मॉडुलस करेंगे तो आएगा 5 और 0 का मॉडुलस करेंगे तो आएगा 0। तो इससे क्या समझ में आएगा, अगर निगेटिव नंबर का अगर हम लोग मॉडुलस करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और 0 का मॉडुलस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर निगेटिव हो तो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये बताइए कि ये मॉडुलस है और कोई भी दो नंबर का डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। तो निगेटिव जब होगा तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। यानी कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। और ये बोल क्या रहा है, कंडीशन भी यही बोल रहा है कि इसका जो डिफरेंस का मॉडुलस हो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब 0 हो गया और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कि हमेशा के लिए ट्रू है ना, कि कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। क्योंकि मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी नंबर उसके अंदर होगा वो या तो पॉजिटिव कर देगा उसको, या फिर अगर 0 होगा तो 0 कर देगा। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, हमेशा सेटिस्फाई ही होता है। तो जब अगर हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट है ए क्रॉस ए के वो सारे के सारे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन था। अब इसके बाद का देखते हैं। तो थर्ड नंबर में लिखिए, थर्ड नंबर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सारा का सारा चीज़ नोट करना है। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। जैसे कि एक रिलेशन है दिया हुआ, तो ये बोल रहा है ए कॉमा ए है और ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। ठीक है, मतलब ये दोनों जो एलिमेंट हो क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे 1,1 हो गया, 2,2 हो गया। तो ऐसे जब एलिमेंट रहे सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ 1,2 दिया हुआ, अगर हम लोग बात करें कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये सेम नहीं है। जब सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है। अब हम लोग आगे का जो देख रहे हैं, ये तीनों हम लोग देखे जो बहुत ईजी था। ठीक है, अब हम लोग आगे का जो 3 देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हो सकता है पूछा जाए, पर जो आगे वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसको समझिए ध्यान से। तो इसके रिलेशन में है कि ए कॉमा ए जो है वो क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और या फिर इसको एक और क्या लिखा जा सकता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए।
मतलब कि ए और ए होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन ए के सभी एलिमेंट के लिए, मतलब जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइडेंटिटी में ऐसा नहीं था, आइडेंटिटी में क्या था, सिर्फ ये सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। वो एक ये दोनों भी हो सकता है, ये दो को हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में ये ऐसा है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के वो सारे के सारे होना चाहिए। तभी हमारे जो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तभी हमने स्टार्ट किया है 4 एलिमेंट के लेकर, ठीक है। और इसी का एक क्रॉस ए निकाला था हमने, तो इसमें 4 एलिमेंट है। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कौन कौन से जो रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। जैसे 1 1 लिए, 2 2 लिए और 3 3 लिए। अब ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए ये बोल रहा है ए होना चाहिए, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, लेकिन सभी एलिमेंट के लिए, इसका सभी एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, यानी कि 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए भी 3 3 है, लेकिन 4 के लिए क्या 4 4 है, नहीं है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 1 1 2 2 3 3 4 4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखते हैं। 1 के लिए 1 1 है, ठीक है, 2 के लिए 2 2 है, सही है, 3 के लिए 3 3 है, ये भी सही है, 4 के लिए 4 4 ये भी सही है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलिएगा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, ये बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखते हैं। 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4 है। देखिए इसके अलावा कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि ये जो जितने एलिमेंट है ना सेट ए के, उन सारे का पेयर होना चाहिए खुद के साथ। जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, बस हमको इससे मतलब है। इसके अलावा क्या एलिमेंट है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव देख लीजिए, अब आइडेंटिटी भी साथ साथ हम लोग देख लेते हैं। तो क्या ये वाला आइडेंटिटी है, ऑफकोर्स ये वाला आइडेंटिटी है। क्या ये वाला आइडेंटिटी है, हाँ ये भी आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, देखिए आइडेंटिटी का डिफिनेशन क्या था कि दोनों एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए, बस इतना ही डिफिनेशन, और कोई डिफिनेशन नहीं है इसमें। तो ये है, देखिए ये एलिमेंट सेम है, सही है, ये भी एलिमेंट सेम है, ये भी सही है, ये भी एलिमेंट सही है, सेम है, ये क्या है, सही है, सेम है दोनों एलिमेंट, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। इसमें देखिए ये भी सेम है, ठीक है, 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 पर ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये आइडेंटिटी क्या होगा, नहीं होगा। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन समझिए। आइडेंटिटी में सिर्फ इससे मतलब है कि दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में क्या रिलेशन है, क्या इसका डिफिनेशन है कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन किसके लिए, जो भी सेट एक एलिमेंट है उन सब के लिए होना चाहिए, बाकी उसके अलावा क्या है नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट जो रिलेशन है वो हम लोग समझते हैं, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो 5th नंबर में नोट कीजिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का क्या डेफिनेशन है। देखिए इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए also बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसका और क्या सिंबल होता है, ऐसे भी करके काट देते हैं, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है, ये देखिए बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका पेयर है, ठीक है, ए बी में, ए बी जो है अगर वो रिलेशन है, मतलब रिलेशन में अगर प्रेजेंट है, तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एक रिलेशन ले रहे हैं आर, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 2 3 एंड 1 1। सेट ए हमारा क्या था, ये लिख लेते हैं पहले, ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 एंड 4, ये हमारा सेट ए था, इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये बताइए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक का क्या डिफिनेशन है, अगर ए बी जो है रिलेशन में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एक रिलेशन दिया हुआ है, ये बताना है सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 2 रिलेशन में है, ठीक है, तो 1 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इसके बाद हमको क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। और बी ए का क्या मतलब हो गया कि 1 2 है तो क्या होना चाहिए,
2 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका डिफिनीशन भी है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग बस वहीं देख रहे हैं, जो भी होगा उसका उल्टा देखेंगे, उसको पलट के देख लेंगे। तो 1 2 इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2 1 है, सही है। इसका भी चेक करेंगे, 2 1 है तो इसको पलटेंगे तो 1 2 यहीं आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। 1 1 है, इसको पलटेंगे तो यहीं आएगा, तो ये भी होगा ही। 2 1 है तो 2 1 को रिवर्स करेंगे तो फिर 2 2 है तो 2 2 को रिवर्स करेंगे तो 2 2 ही आएगा। 3 3 है तो 3 3 को रिवर्स करेंगे तो 3 3 भी ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2। ठीक है, सारा का सारा चीज़ आप क्या करिएगा, समझते चलिए। और आप बनाना चाहते हैं तो पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। और जो भी होगा, जैसे एक बार जब पढ़ लिए तो इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सबको नोट करिएगा अच्छे से। चलिए इसको देखते हैं। 1 2 है तो 2 1 है, सही है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 नहीं है। चलिए, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका मतलब कि डिफिनीशन के साथ फॉलो नहीं हो पा रहा, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि वो रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3। चलिए ये बताइए कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सोल्व कीजिए, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए 1 1 है तो जब भी सेम एलिमेंट हो तो इस समय हमको सिमेट्रिक चेक करने का जरूरत नहीं है, ये तो ऑलवेज होगा, क्योंकि 1 1 का रिवर्स फिर 1 1 ही आएगा। 2 2 है, चेक नहीं करना, ये सब चेक नहीं करना। 1 2 है तो 1 2 का 2 1 होना चाहिए है। 2 3 है, 2 3 का क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो एक और एग्जांपल लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये बताइए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक है, बच्चा भी देखकर बता देगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या होगा, ये तो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम है। तो देखिए 1 1 है तो 1 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो ए बी अगर प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि वहीं सेम ही बन जा रहा है, इसके लिए भी सेम बन जा रहा है, सबके लिए सेम बन जा रहा है, तो वो हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग सिमेट्रिक देख चुके हैं। अब रिफ्लेक्सिव हमने जो पिछले बार में देखा था, तो हम लोग फिर से देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव इसमें कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो ये बताइए कि इसमें रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या था कि जितने भी एक एलिमेंट है उन सबका क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए खुद के साथ, यानी कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। इसमें ऐसा है क्या, 1 1 है, 2 2 ही नहीं है, तो ये तो खत्म है, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, नहीं है, ये भी खत्म है, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, ओहो ये भी नहीं हुआ। चलिए इसमें देख लेते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, वाह इसमें मिल गया। चलिए ये आपका रिलेशन हो गया। और कौन सा, रिफ्लेक्सिव हो गया। देखिए रिफ्लेक्सिव का क्या था डिफिनीशन कि ये जितने भी एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट क्या है, ये चारों हैं, तो ये चारों का जो है सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर, देखिए चारों का क्या है, सेम के साथ, उसके अलावा कुछ भी एलिमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसके अलावा क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो एक बार रिकैप करिए और हम एक बार और समझा देते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव क्या था, एलिमेंट सेम होना चाहिए और जितने भी एलिमेंट हैं ए में उन सारे के सारे पेयर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और 4 4 है। ठीक है, और सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक में अगर ए बी जो है रिलेशन में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि ए बी जो है उसका रिवर्स करेंगे बी ए आएगा, वो दोनों क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 1 2 है तो 2 1 क्या होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक है। चलिए अब इसके बाद एक और टाइप देख लेते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फंसते हैं इसी में। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं अच्छे से कि ट्रांजिटिव जो है वो कैसे हम लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या होता है,
लिखना स्टार्ट कीजिए, लिख लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या होता है देखिए, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ए बी जो है अगर वो रिलेशन में है एंड बी सी जो है क्या होना चाहिए, रिलेशन में है, देन ए सी जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पर डिफिनीसन थोड़ा सा समझिए कि डिफिनीसन समझने से थोड़ा सा ब्रेन जो है वो अच्छा काम करता है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिए, और आपसे अगर पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए तो आपको ऐसे ही लिखना होगा वहाँ पे भी, बोर्ड एग्जाम में भी। तो बोल रहा है ए बी रिलेशन में है और एंड, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, एंड बी सी भी रिलेशन में है। तो आपको क्या शो करना है कि ए सी जो है वो भी रिलेशन में है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट को शो करना है, और इसका से ये दोनों जो एलिमेंट हो क्या होता है, सेम सेम रहना चाहिए, मतलब सेम सेम होता है। मतलब ये जहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी ये जहाँ पे एंड होगा ये एलिमेंट क्या होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। तो चलिए देखते हैं 1 2 2 3 एंड 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांजिटिव। चलिए इसके बाद हम लोग और भी देख लेंगे, सिमेट्रिक भी फिर से देख लेंगे और रिफ्लेक्सिव भी फिर से देख लेंगे, पर सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव निकालते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी देख लेंगे। तो चलिए ये बताइए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो 1 2 इसमें हो रहा है, ठीक है, 1 2 का मतलब क्या हुआ, ए बी है। अब ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 2 वहीं से शुरू होना चाहिए, यानी कि बी से शुरू होना चाहिए। बी क्या है, 2 है, तो यहाँ से बी और सी ये हो जाएगा। तो 1 2 है तो ये 2 3 है, यानी कि ए बी है और ये बी सी है, तो होना क्या चाहिए इसके साथ, ए सी होना चाहिए। तो ए क्या है, 1 है और सी क्या है, 3 है, यानी कि 1 3 होना चाहिए। 1 3 है, नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, एक और चलिएगा और एग्जांपल देखते हैं। जितने एग्जांपल देखेंगे उतना अच्छा लगेगा और उतना अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना है, 1 2 है, यानी कि किसका काम कर रहा है, ए बी का काम कर रहा है, और ये 2 1 है, क्योंकि ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 1 है। तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा मैच कराना है हमको, पहला इसका और इसका लास्ट, यानी कि 1 1 1 1 है, सही है। अब इसका देखिए 1 1 है, तो 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है, यहीं हो रहा है 1 से स्टार्ट, यानी कि अगर हम देखें 1 1 की बात करें तो 1 1 किसका काम कर रहा है, ए बी का। फिर ये 1 पे एंड हुआ है, तो 1 पे और कौन चालू हो रहा है, 1 पे एक ये चालू हो रहा है, तो इसका बात करेंगे हम लोग 1 2 का। फिर ये एक चालू हो रहा है ये, तो 1 3 इसका बात करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बना बी सी, क्योंकि ये एंड हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों को मैच करेंगे तो ए सी क्या बनेगा, 1 2। तो 1 2 प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स है, 1 2 यहीं हो जाएगा। फिर अगर हम इसको बी सी लेते हैं, इसको, तो बी सी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है, तो ये इसका 1 और इसका क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 1 3 1 3 कहाँ है, इसी में प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 3। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा रहा ना कि सेम सेम एलिमेंट हो तो उसको चेक ही नहीं करना, ये हमेशा सिमेट्रिक भी देगा, ट्रांजिटिव भी देगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव का क्या होगा, हमको कंडीशन चेक करना होगा कि जितने एलिमेंट हैं हमारे सेट में उन सारे का होना चाहिए। तो हमारे सेट में अभी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, 1 2 3 और 4, यहीं चारों लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हमको बस देखना होगा कि जो भी एलिमेंट है सेट में उन सारे का पेयर होना चाहिए। बाकी ट्रांजिटिव की बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो उसमें जब भी सेम सेम एलिमेंट हो तो उनको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही दे देगा। जैसे देखिए 1 1 का इसके साथ चेक कीजिएगा तो इसी के साथ मिल जाएगा, इसके साथ चेक कीजिए तो इसी के साथ मिल जाएगा, और इसके साथ चेक कीजिएगा तो अपने आप के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इन सबको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट वो अपने आप कर लेगा काम। ठीक है, तो इसको छोड़ दिए। अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका 1 3 है, तो इसमें देखिए तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जब 3 से मैच करेंगे हम लोग, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम किए 1 3, ये क्या बना मेरा, ए बी। इसके बाद 3 से यह स्टार्ट हो रहा है, 3 3। ऐसे जब इससे स्टार्ट हो तो डायरेक्ट छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कर लेगा ये। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी सी।
तो ये 3 मैच किया और ये 3, यही ना बी का काम कर रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो बचा क्या, दोनों को मिलाएंगे तो AC बनाना है हमको, और AC क्या होगा 1 और 3। तो ये बताइए 1 और 3 नहीं है, ऑफकोर्स है। तो इसलिए बोलिंग रहे जब भी ऐसा काम हो जब सेम आए तो इसको छोड़ ही दीजिए। तो ये क्या ट्रांजिटिव हुआ, ऑफकोर्स सॉरी इसमें मारना है ना, ठीक, ये ट्रांजिटिव हो गया, ये तो सिमेट्रिक का है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम फिर से उसके अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो कमेंट करके बोलिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3। चलिए ये बताइए ट्रांजिटिव है या नहीं है, पहले खुद से सॉल्व कीजिए देन सॉल्यूशन देखिएगा। ओके चलिए देखिए 1 2 है 2 1 है, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे AB और इसको करेंगे BC तो क्या बनेगा, AC क्या बनेगा 1 1 1 1 है ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, 2 1 है तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, यही हो गया। एक ये है तो ये तो अपने आप में मिला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा रहे तो उसको छोड़ देंगे। 2 3 या 3 से और कौन स्टार्ट हो रहा है, ये तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अपने आप ही वो हैंडल कर लेगा। बाकी सब हो गया, इसका मतलब कि ये है, ठीक है। इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3। देखिए कौन सा चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट जैसे कि कोई भी आप एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं तो देखिए उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला जितने हैं सबको चेक करेंगे। तो ये का स्टार्ट होने वाला ये था तो ये कितना था, ये 2 था तो ये 2 1 है तो इसका मिलेगा तो 1 1 हो गया, ठीक है। इसका एक फिर इसका था तो इसको चेक किया 1 2, ये 2 से तो क्या बनेगा 1 3 बना, और 1 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ये गलती बन गया था, ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो 2 से इंड हो रहा है तो इसका 2 से क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो इसका भी तो चेक होगा 1 3, तो 1 3 तो इसमें है नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब इसका बात करते हैं। 1 1 है नहीं चेक करना है, 2 2 है नहीं चेक करना है, 3 3 है नहीं चेक करना है, 4 4 है नहीं चेक करना है, ये सबको चेक नहीं करना है, ये अपने आप में हो जाता है। 1 2 है तो देखिए इसमें से 2 से कौन कौन स्टार्ट है, एक ये स्टार्ट है, तो जब ये वाला आए तो फिर से नहीं चेक करना है क्योंकि इसको चेक करिएगा ना फिर से यही वाला आएगा। देखिए 1 2 है 2 से स्टार्ट है तो क्या हुआ, ये 2 2 है तो ये दोनों तो B हो गया, ये तो मैच हो गया। हमको मिलाना क्या होगा 1 2, क्योंकि यहीं C है और यहीं क्या हो गया ये मैच कर रहा है तो इसको छोड़ ही देना है। दूसरा देखिए 1 2 से है, 2 से और ये स्टार्ट है तो ये 1 2 है, ये 2 1 है तो B मैच किया तो क्या बचा 1 1 मैच किया AC तो 1 1 है। अब ये 2 से और क्या स्टार्ट है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 3, ठीक है। तो इसमें 2 2 मैच होगा तो क्या बचेगा 1 3, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें भी 1 3 नहीं है, समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फिर से ये देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सिमेट्रिक क्या था कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये जितने भी 4 एलिमेंट हैं उन सब का पेयर होना चाहिए सेम के साथ, तो ये तो है नहीं तो सिमेट्रिक भी नहीं है। इसमें देखते हैं 1 2 है 2 1 भी है, सही है। 1 1 2 2 3 3 चेक नहीं करना है, 1 3 या 3 1 है, नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि 4 4 नहीं है तो छोड़िए इसको। चलिए इसमें देखते हैं 1 2 है 2 1 है, ठीक है। 2 3 या 3 2 है, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 4 है ही नहीं। चलिए इसमें देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब चेक नहीं करना है। 1 2 है 2 1 है, सही है। 2 3 या 3 2 है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्यों 1 1 है 2 2 है 3 3 है और 4 4 है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे थोड़ा सा समझते हैं और एक दो को एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और अच्छे समझ में आए। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। चलिए इसमें आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है। जब भी ऐसा रहे कुछ चेक ही नहीं करना है, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट का है 4 4 तक है। देखिए अगर सब एलिमेंट क्या हो सेम, अगर पूरा का पूरा यही एलिमेंट हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एलिमेंट।
क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। और ऐसे एलिमेंट में कोई चीज़ नहीं होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा? सिमेट्रिक का क्या था ये बताइए। सिमेट्रिक का था कि अगर ए बी होना चाहिए तो बी ए भी क्या होना चाहिए। तो ये बताइए 1 1 है अगर, तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 ही होगा। तो ये तो होगा ही, ऑलवेज होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, देखिए 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी एलिमेंट है? नहीं है। तो जब भी, अब देखिए, जब भी पेयर नहीं मैच करे ना तो वो ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है ट्रांजिटिव का? ट्रांजिटिव का डिफिनीशन ये है कि अगर ए बी है एंड बी सी है देन क्या होना चाहिए? देन ए सी होना चाहिए। अगर सिर्फ ए बी है तो बी सी नहीं है तो हमको कुछ देखने का जरूरत नहीं है, तब वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ए बी है बी सी है देन ए सी होना चाहिए। अगर सिर्फ ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये बताइए 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव में चला जाएगा। 3 3 भी ट्रांजिटिव में चला जाएगा और 4 4 भी ट्रांजिटिव में चला जाएगा। क्योंकि जब तक बी सी नहीं होगा ए सी के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब भी पेयर नहीं मैच करे तो क्या करना है? डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा। तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि जब पेयर नहीं मैच करे तो वो पेयर क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, दैट इज़ कि सिर्फ ए बी हो और बी सी क्या हो? नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा ध्यान से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जितने एग्जांपल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे करा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे इनको देखकर ही क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो हम लोग करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा एनसीईआरटी सॉल्व कराया जाएगा। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, जो भी बोर्ड से है उस बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराया जाएगा। और फिर आपका मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराया जाएगा, सैम्पल पेपर। तो सारे अच्छे से बोर्ड का तैयारी हो जाएगा, टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए इसमें बताइए, इसमें बताना है आपको ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों में बताना है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ में चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा क्या है? सिम्पलेट है, तो वो तो हो ही गया। तो देख के ही पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि चारों का चारों क्या है? पेयर है। अब चलिए अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें तो चेक ही नहीं करना है, ये तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए है, 2 3 है 3 2 होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 का होना चाहिए, 1 3 है, नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका पेयर है, लेकिन जैसे 1 2 है और 2 3 है, तो इसका क्या होना चाहिए? 1 3 इसमें होना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हो गया जिसका नहीं है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये चीज़ कि नहीं होने के लिए ना, मतलब कि कंट्राडिक्ट करने के लिए, नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल इनफ है, एक एग्जाम्पल ही इनफ है। पर होने के लिए सारे के सारे जो भी पेयर हैं सबके होने चाहिए। होने के लिए सबके होने पड़ते हैं। ठीक है, नहीं होने के लिए कोई एक भी ऐसा मिल गया जिसका नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं है, लेकिन होने के लिए सबका क्या होना चाहिए? सबका होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि हाँ ये है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक और चीज़ थोड़ा सा बताते हैं, देन हम लोग अगला चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए क्या चीज़ है, ये भी एक रिलेशन का ही टाइप बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है समझिए। इफ़ अ रिलेशन इज, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। और बताओ भाई, ये तीनों चीज़ हम लोग पढ़ गए हैं, तीनों चीज़ निकालने भी आ गया है। जब तीनों चीज़ आता ही है तो तीनों चीज़ चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में ये जो रिलेशन था इसमें क्या था? रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और
ट्रांजिटिव भी था। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन इस केस की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, पर ट्रांजिटिव नहीं था, तो बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो सिंपल, बस एक नाम दे दिया गया, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए क्या होता है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, कोई भी रिलेशन वो देगा तो उसमें रिफ्लेक्सिव चेक कीजिएगा, ट्रांजिटिव चेक कीजिएगा और सिमेट्रिक चेक कीजिएगा। अगर तीनों हो जाएगा तो बोल देंगे इक्विवेलेंस है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ समय बाद हम लोग जो भी एनसीईआरटी है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in a plane with are a relation in T given by R equals T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ये रिलेशन आपका दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, T1 T2 दिया हुआ है और बोल रहा है कि T1 जो है वो T2 के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और बोल रहा है कि स्टेट वेदर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब बोल रहा है कि ये दिखाइए कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, तो ये बताइए रिफ्लेक्सिव का क्या डिफिनीशन है। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन है कि ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि T1, T2 जो है वो क्या है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग को यही दिखाना है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये बताइए कि ये होना चाहिए यानी कि T1, T1 यानी कि दोनों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल सेम होना चाहिए। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल सेम होगा तो हमेशा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्या। आप ही बताइए कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है। या तो उसका तीनों साइड सेम होना चाहिए या फिर तीनों एंगल सेम होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप से होते हैं। तो ये बताइए जब सेम ही ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ कोर्स होगा, वो तो हमेशा होगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे तो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि वो दो ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। देखिए तो बोल रहा है कि T1, T2 जो है वो क्या है, रिलेशन में है। तो हम लोग को दिखाना है कि T2, T1 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में। तो ये बताइए T1, T2 रिलेशन में है, इसका मतलब है कि T1, T2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये बताइए अब T1, T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T2, T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ऑफ कोर्स होगा। ये दोनों का साइड सेम होगा, पहला और दूसरा का, तो दूसरा और पहला का साइड सेम नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। जब यही दोनों न सेम है तो उल्टा के लिख दिए हैं तो क्या दोनों का साइड वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। तो T1, T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T2, T1 भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि T2, T1 क्या है, ये भी रिलेशन में है। तो सो तो कर दिए। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, AB है, और इसको क्या बोलते हैं, BA है। इसी को ना पलट दिए हैं, T1, T2 है तो T2, T1 है, यानी कि सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव तो ये बताइए T1, T2 जो है वो रिलेशन में है, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंड T2, T3 रिलेशन में है, यानी कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि T1 और T3 जो है ये भी रिलेशन में होगा। हम लोग को दिखाते क्या हैं, AB, BC देन AC। AC का क्या मतलब, इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि इसका कितना है पहला T1 और इसका कितना है T3, यहीं ये दोनों हमको रिलेशन में दिखाना है। तो ये बताइए T1, T2 का दोनों का साइड सेम है और T2, T3 का भी साइड सेम है। तो ये T1 और T3 का भी तो साइड सेम होगा, ये दोनों का सेम है, ये दोनों का भी सेम है।
ये दोनों सेम सेम है, यानी कि इसका इसके बराबर है और इसका इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गया ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि T1 और T3 भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये ट्रांजिटिव भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट है। सो इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि इक्विवेलेंस है। ठीक है, एक बार और देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हम लोग को सेम सेम दिखाना होता है कि एलिमेंट क्या है, वो रिलेशन में है। तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम सेम लेंगे तो हमेशा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, उसका साइड या फिर एंगल जो भी बोलिए हमेशा इक्वल ही रहेगा। सेम सेम ट्रायंगल है तो इक्वल नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, आपको ही पता है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी जो है रिलेशन में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो T1 और T2 दो ट्रायंगल लेंगे जो रिलेशन में है, तो ये बताइए दोनों का अगर साइड मान लें हम सेम है तो इसको पलट के लिख देंगे कि T2 और T1 जो है तो इसका साइड सेम नहीं रहेगा। जब इसका सेम है तो इसका भी सेम है, पलट के खाली लिखे हैं तो इसका भी सेम होगा, यानी कि भी रिलेशन में है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो T1 T2 अब बोल रहे हैं कि रिलेशन में है, मतलब दोनों का साइड सेम है। और T2 T3 भी बोल रहे हैं रिलेशन में, मतलब ये दोनों का भी साइड सेम है। तो T2 दोनों में कॉमन है तो T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो तीनों तो बराबर है। तो जब तीनों बराबर है यानी कि T1 और T3 भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, मतलब ये दोनों भी क्या है, रिलेशन में ही है। तो हम लोग प्रूव कर दिए कि ये तीनों क्या है, आपस में मतलब कि है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब कि ये इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, तो एक बैलेंस रिलेशन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।